बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सबसे पहले तो वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ कैफ़े 8। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं, मतलब पहले तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि ऑडिट एक थ्योरेटिकल पेपर है? मतलब ऑनेस्टली बताओ यार, मतलब ये कोई, जब मेरे से बातें होती हैं तो सब सर थ्योरी है, बताओ भाई जल्दी से कितने लोग ऐसे हैं कि थ्योरेटिकल पेपर है। अच्छा, फिर जो प्रैक्टिकल है उससे पूछूंगा कि तुझे कैसे पता। हाँ, यहाँ पे सब कह रहे हैं थ्योरी पेपर है। तो पहले तो देखो ये मिसकॉन्सेप्शन अपने भेजे से निकालो कि ये थ्योरेटिकल पेपर बिल्कुल भी नहीं है। मैं करेंटली एज अ सीनियर मैनेजर काम कर रहा हूँ इन ईवाई। तो मेरी जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है ऑफ अराउंड 8 years वर्किंग इन ईवाई, उसको मैं इस टीचिंग में कन्वर्ट करता हूँ। यानी जब भी हम ऑडिट सीखेंगे आज के आगे वाली क्लासेस के अंदर, यू विल नेवर फील लाइक कि हम थ्योरी का पेपर रीड कर रहे हैं या समझ रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यानी हम जब ऑडिट करेंगे तो यू विल बी फीलिंग लाइक कि भाई हम एक ऑडिट के इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, आप रियल लाइफ सिनेरियोज को डील कर रहे हैं। क्योंकि अब वो ये नहीं पूछता कि इसकी डेफिनेशन बता दो, वो आपको ये कहेगा कि भाई ये हिसाब किताब चल रहा है कंपनी के अंदर, आप बताएं कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो पहले तो आप अपने इस मिसकॉन्सेप्शन को सही करें कि ऑडिट एक थ्योरी का पेपर है। ये थ्योरी का पेपर नहीं है, ये एक प्योर प्रैक्टिकल पेपर है। तो आप इस चीज़ से बाहर आ जाएं। हाँ तो सर इसमें जो थ्योरी लिखी हुई है, चले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने FAR 1 का पेपर दिया, सबने दिया है नहीं दिया? ओके जी। अब आप मुझे एक बात बताएं, उस FAR 1 के पेपर को जो आपने रीड किया उसमें आपने IAS 20 किया, IAS 40 किया, IAS 16 किया, वो प्रैक्टिकल था या थ्योरी था? बताओ हाँ या नहीं। प्रैक्टिकल था। पर उसकी अंग्रेजी लिखी हुई है कहाँ पे? IFRS में। कहाँ लिखी हुई है? उसकी एप्लीकेशन की ना तुमने या तुम डेफिनेशन याद करके गए थे? एप्लीकेशन। सेम इज द केस विद ऑडिट। अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई ये थ्योरी है, तुम्हें याद करना होगा, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, आप ऑडिट को अप्लाई करेंगे, ना कि ऑडिट को याद करेंगे। तो मेरा आपसे प्रॉमिस ये है कि मैं इसको इसी तरीके से लेके चलूँगा जैसे आपने अकाउंटिंग को लेके चले थे। आपको इतना कुछ याद, हर कॉन्सेप्ट याद करने के होते हैं। जैसे भाई हम कहते हैं ना कि डेप्रिसिएशन करना है तो यूजफुल लाइफ कब लेनी है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कब लेनी है, वो तो बातें लॉजिकल वे में समझ आनी चाहिए ना। बट अगेन ये ऐसा नहीं है कि आपने भाई बोला कि इस चैप्टर में से ये थ्योरी आएगी तो ये छाप दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले चीज़ मैंने ये सही कर ली आपकी कि भाई ये जो पेपर है कौन सा पेपर है? प्रैक्टिकल पेपर है, प्रैक्टिकल अप्रोच से लेके चलना है। बात क्लियर है? तो पहली चीज़ हमने ये क्लियर कर ली। अच्छा भाई, स्क्रीन लैग नहीं हो सकती यार? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चल रही है, यहाँ पे ऑनलाइन भी कनेक्टेड है। सही जी, खैर। अच्छा भाई, अब मैं एक एक करके पूछूंगा क्योंकि मुझे कनेक्टेड रखना है, क्योंकि पूरा ऑडिट इज लाइक अ प्रैक्टिकल पेपर और मुझे ये बताना है कि भाई तुम लोग सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम हो गए जो क्लाइंट पे पोस्टेड हो। तो वैसे सोचने का तरीका मुझे डेवलप करना है। पूरा एक्सपोजर जो मैंने रोबोटिक्स सीखे हुए, जो मैंने जो है ई ऑडिट सीखा हुआ है, जो भी ऑटोमेशन है वो तो मैं सब सिखाऊंगा यहाँ पे, पर अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल अप्रोच। सही है जी। अच्छा भाई, अब मुझे ऑनलाइन वालों और आप सब में से कोई एक बच्चा, मैं एक एक करके पूछता हूँ, बल्कि जानिए आप बता देना, जब आप ऑडिट का अल्फाज सुनते हैं तो क्या आता है भेजे में? वैसे ही कुछ भी बताओ, सही बताना बस। इंक्वायरी वगैरह करना, पूछगछ करना, इंस्पेक्शन करना, ये लिख रहे हैं। हाँ जी, आप बताओ। रिकंसाइल करना, आप बताएं। रीचेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आप बताओ। इन्वेस्टिगेट करना, डिसीजन मेकिंग, वो ये तो वो आ गया, MFA आ गया। अच्छा, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो, यानी आपके दिमाग में भी जो ऑडिट की परछाई है वो कुछ इस तरीके से है कि इंस्पेक्ट करना, इंक्वायरी करना, जांच पड़ताल करना, ऐसा ही है ना? यानी हम अभी एक लेमैन जबान के अंदर ये कह लेते हैं कि ऑडिट का मतलब है जांच पड़ताल करना। ऑडिट का मतलब क्या है? जांच पड़ताल करना, चेक करना। अब सवाल यह है कि भाई किस चीज को चेक करना? हिसाब किताब को। भाई सवाल का जवाब क्या है? किस चीज को चेक करना? किसको चेक करना? हिसाब किताब को। यहां पे सबने बोला भाई इंस्पेक्शन कर लूंगा, इंक्वायरी कर लूंगा, ये सारी चीजें करूंगा, रिकंसाइल कर लूंगा। नहीं, हम कह रहे हैं सिंपल जबान में रखते हैं, ऑडिट का मतलब यह है जांच पड़ताल करना, चेक करना। किसको चेक करना? हिसाब किताब को। वापस से बोलना है, किसको चेक करना? हिसाब किताब को चेक करना। तो जब मैं इसकी वैसे ही एक डेफिनेशन पे आ जाऊं जो कि हमें याद नहीं करनी है, तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ दी फाइनेंशियल, यहाँ पे नहीं आया
पक्की बात है यार, यहाँ तो रिप्लेस हो गया है, 1 मिनट रुकना। अब आया? ओके जी। हाँ जी, ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलिए जी, अब पहले तो ऐसे ही हमने बात की, मतलब एक रिकैप के लिए कि भाई ऑडिट एक प्रैक्टिकल पेपर है, ये थ्योरी नहीं है। आपसे मैंने पूछा ऑडिट का जब नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपने क्या बोला? जांच पड़ताल करना है, चेक करना है। किस चीज़ को चेक करना? हिसाब किताब को चेक करना। अच्छा, जब मैं आपसे ये पूछूं कि हिसाब किताब को चेक करना, तो हिसाब किताब को मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हसन जल्दी, हिसाब किताब को क्यों चेक करते हैं? ऐसे ही जल्दी से बता दें। धांधली हो सकती है, ओके। मसला हो सकता है, तो क्या मसला हो सकता है? सर ये हो सकता है कि सेल्स ज़्यादा दिखाने वाला भी तो उसका रिसीवर वो नहीं, ऐसे ही क्रेडिट सेल दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही दिखाए जा रहे हैं। हाँ जी, आप बताएं। एसेट्स को ओवरस्टेट कर रहे हो? अच्छा, अभी गलती देखने के लिए चलें जी। अब इन्हीं सारी बातों को जरा आपकी ऑडिट की प्रैक्टिकलिटी से लिंक करते हैं। ये एक एंटिटी है जिसको मैं कह रहा हूं कि भाई ये XYZ एंटिटी है, सही है जी। मैं कह रहा हूं कि भाई ये कंपनी जो है वो है आपकी यूनिलीवर। अजम्पशन यूनिलीवर कंपनी है। यूनिलीवर कंपनी चली गई बैंक के पास ऑब्टेन करने लोन, सही है जी, लोन ऑब्टेन करनी चली गई। ये यूनिलीवर कंपनी कह रही है कि मुझे लोगों से पैसे लेने हैं कोई 50 मिलियन। ये यूनिलीवर कंपनी कह रही है कि भाई मेरे पास जो इन्वेंट्री मौजूद है वो है कोई 40 मिलियन, और मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मौजूद है जिसकी फेयर वैल्यू है 70 मिलियन। ये कौन कह रहा है? यूनिलीवर। किसको कह रही है? बैंक को। अच्छा, वापस से, हाँ बिल्कुल कनेक्टेड रहना है। मैं कह रहा हूं ये यूनिलीवर है, ये यूनिलीवर कह रही है बैंक को कि मेरे पास ये असासे मौजूद है। अच्छा, जब भी किसी कंपनी की वेल्थ को आपको देखना होता है तो आप चेक करते हैं उसकी बैलेंस शीट। क्या चेक करते हैं? वो उसके आज तक के एसेट्स होते हैं और सॉर्ट ऑफ लायबिलिटीज होती हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एसेट्स की बात कर रहा हूं। अच्छा भाई, ये बैंक के पास चली गई यूनिलीवर, ये कह रही है भाई मुझे लोन दे दें। अच्छा भाई, बैंक अगर लोन इसको देगा तो क्या ऐसे ही उठा के दे देगा या वो सिक्योरिटी मांगेगा? अच्छा, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात हो गई, सिक्योरिटी मांगेगा। अच्छा, जब बैंक इससे सिक्योरिटी मांगेगा तो ये सिक्योरिटी इसके पास क्या क्या मौजूद है ये कंपनी कैसे बताएगी? वेरी गुड यार, आप बोलेंगे बैलेंस शीट देके। क्या देके? बैलेंस शीट देके। भाई ये यूनिलीवर कह रही है बैंक को भाई ये मेरे असासे हैं। अच्छा, बैंक को इस बात पे यकीन नहीं है। बैंक को अगर मैं अब ऑडिट की जबान में चेंज करूंगा, अब मैं एक एक जार्गन, क्योंकि हमारी अप्रोच की होगी, हम पहले पूरे कॉन्सेप्ट्स करेंगे, फिर मैं बता दूंगा देखो बुक में ये लिखा हुआ है। पर अगेन वो थ्योरी है, हम क्या सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिकलिटी। आगे सुने, मैंने कहा बैंक इसको कह रहा है कि भाई सही है यार, मैं आपको लोन दे दूंगा, आप मुझे बता दें आपके पास असासे कितने हैं। उसने बोला ये असासे हैं। अब मैं बताने लगा हूं इस पूरे सिनेरियो के अंदर, इस पूरे सिनेरियो के अंदर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो यूजर है वो बैंक है। इसको कौन यूज कर रहा है? क्योंकि बैंक इस बिना पे, इस बैलेंस शीट के बिना पे इसको क्या देगा? लोन देगा। अच्छा, अगर ये कंपनी ये कह रही है कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इतने की मौजूद है, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इतने की मौजूद है भी या नहीं भी ये बैंक को पता है? बैंक बोलेगा ऑडिट करवाओ। अब यहां से कहानी निकलती है, बैंक इसको कहेगा मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करता, मुझे इसको करवा के दें ऑडिट। किसी भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जो आप अभी बनने वाले हैं इंशाल्लाह, बोलो ना इंशाल्लाह। ओके जी, आप बनने वाले हैं, ओके जी सुने। अच्छा भाई, बैंक इसको कह रहा है जाओ पहले किसी ऑडिटर से इसको वेरीफाई करवा के आओ, मेरा इस पे अभी विश्वास नहीं है, मैं इस पे यकीन नहीं करता कि आपने ये मुझे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए ये सही है भी या नहीं भी। अब एक एक करके मसले को देखते हैं। जब ऑडिटर जाएगा, ऑडिटर इन बैलेंसेस को क्या करेगा? जल्दी बताओ उर्दू में। अच्छा, ऑडिट करेगा, वाह। चेक करेगा, जांच पड़ताल करेगा, चेक करेगा, जांच पड़ताल करेगा। बात समझिएगा फोकस के साथ है, यहाँ पे बिल्कुल कनेक्टेड रहना है। मैं आपको एक एक करके सिखाता हूँ, क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर्स, अब जब किताब खोलोगे ना, किताब में लिखा हुआ है इंस्पेक्शन कर लेगा, इंक्वायरी कर लेगा। क्या बोलता है किताब? इंस्पेक्शन कर लेगा, इंक्वायरी कर लेगा। साथ साथ क्या बोलेगी किताब? इंस्पेक्शन कर लेना, पर किस चीज की इंस्पेक्शन, किस चीज की इंक्वायरी, वो मैंने आपने सिखाना है। यानी एग्जाम में जब आप जाएंगे ना, वो सिनेरियो देगा,
वो बोलेगा ये सिनेरियो है, बताओ ये अकाउंट रिसीवेबल को वेरीफाई कैसे करोगे, तो आप बोलोगे इंस्पेक्शन इंक्वायरी, तो बोल रहा भाई ये तो मैंने पूछा ही नहीं है। वो बोल रहा है इंस्पेक्शन करोगे किस चीज की, इंक्वायरी करोगे किस चीज की, तो वो सारी चीजें हमें ऑडिट में सीखनी है, वो है प्रैक्टिकलिटी। थ्योरेटिकल तो ये इंक्वायरी इंस्पेक्शन जो आपने सबने बता दिया, अब हमें इसकी प्रैक्टिकलिटी पे जाना है। बात समझिएगा, सुकून से सुनते हैं। मैं गया इन्वेंट्री के केस के ऊपर, आप प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। मैं आ गया इन्वेंट्री पे, हम कौन है भाई, ऑडिटर। हम कौन है, ऑडिटर। एक एक करके बिल्कुल सुकून से समझना, हम है ऑडिटर। अच्छा, बीइंग एन ऑडिटर, जब मैं लिख के दूंगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, मैं क्या लिख के दूंगा, कौन लिख के देगा, ऑडिटर। किसको लिख के देगा, बैंक को नहीं, मेंबर्स को, कंपनी को। और कंपनी वो रिपोर्ट जाके जमा कराएगी किसके पास, क्योंकि मुझे अपॉइंट बैंक ने नहीं किया, मुझे कंपनी ने किया है, मैं कंपनी को लिख के दूंगा। अच्छा, क्या मेरी ऑडिट रिपोर्ट की वैल्यू है, यस, क्योंकि अगर मेरी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ ऊंच नीच हुई तो कंपनी को पैसे नहीं मिलेंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा, लोगों का कॉन्फिडेंस। तो क्या हम एक मजे मजे की बात में ये भी एक जार्गन सीख लेते हैं कि ऑडिट इसलिए किया जाता है ताकि यूजर का कॉन्फिडेंस इनहांस हो। ऑडिट किस लिए किया जाता है, यूजर का कॉन्फिडेंस। अच्छा, तो यूजर कौन है, बैंक। अभी इस केस में यूजर कौन है, बैंक। उसका कॉन्फिडेंस क्या होगा जब क्या हो जाएगा, ऑडिट। यानी हम ये कह रहे हैं कि यूजर का कॉन्फिडेंस इनहांस होगा जब हम क्या परफॉर्म करके दे देंगे, ऑडिट। अब आए देखते हैं ऑडिट। मैं अभी ऑडिट सिखा नहीं रहा, मैं तो खाली बातें सिखा रहा हूं, और पूरी ऑडिट की दुनिया में घुसेंगे और फिर ऑडिट शुरू कर देंगे। यानी जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में शुरू होते हैं वैसे एंड तक सुकून से समझते हैं। मैं जब इन्वेंट्री का ऑडिट करने गया, इन्वेंट्री, तो मेरे दिमाग में कुछ चीजें होंगी। मेरा पहला रिस्क, क्योंकि ऑडिट होता है रिस्क बेस्ड अप्रोच के ऊपर, किसके ऊपर। अच्छा, मैं अभी तुम्हें बीइंग एन ऑडिटर बता रहा हूं, मैं जब किसी कंपनी का ऑडिट करता हूं तो मेरा जो पहला रिस्क है वो है इसकी एग्जिस्टेंस। क्या ये इन्वेंट्री जो ये मुझे बता रहा है कि मेरी बैलेंस शीट में मौजूद है, क्या वो मौजूद है भी, तो वो आपको कह रहा है भाई ये तो नहीं मौजूद, तो मैं बोलूंगा बेवकूफ, यहां नहीं, बता कहां मौजूद है, पड़ी भी कहां पर है, मुझे वेयर हाउस लेके चलो। हम चले गए वेयर हाउस, वेयर हाउस गए, हमने देखा कि भाई ये इन्वेंट्री इतनी मौजूद है। मैंने बोला चलो इसको काउंट करवाओ। हमने क्या बोला, अच्छा काउंट करवा लिया अगर मैंने, प्लीज सुनिएगा बहुत फोकस के साथ, काउंट अगर मैंने करवा लिया तो क्या मुझे ये तसल्ली हो जाएगी कि इन्वेंट्री मौजूद है। मुझे रिस्क किस चीज का था, वेरी गुड यार। अच्छा, आप किताब खोलेंगे उसमें लिखा हुआ है देयर इज अ रिस्क ऑफ एग्जिस्टेंस। भाई किस चीज की एग्जिस्टेंस है रिस्क, इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस का रिस्क है, ये सीखना है। चले जी, मैं चला गया ऑडिट करने, वेरीफाई करने, कहां पहुंचा हूं, वेयर हाउस। अच्छा, एक कंपनी के 50 वेयर हाउस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हो सकते हैं ना। तो क्या आपने जो तसल्ली करनी है वो हर जगह को वेरीफाई करनी है ना, तभी तो बैंक को आप लिख के देंगे कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर आ रही है वो बिल्कुल सही है। चलें जी, हम चले गए। अच्छा, मैंने क्या क्वांटिटी काउंट करवाई, अब अकेला तो नहीं जाऊंगा, पूरी टीम जाएगी। तो पूरी टीम जाती है, वो बोलती है, जो गुलखान वहाँ पे काउंट कर रहा होता है, बोलते हैं ये उतारो, देखो शीट में कितने आ रहे हैं, तो 10 जब 10 यहाँ पे आ रहे होंगे, तो यानी खैर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्माइल इंडस्ट्रीज का मैंने ऑर्डर किया हुआ है, कैंडी लैंड। अब वहाँ पे जो है करलीज वगैरह सारी चिप्स वगैरह मौजूद होती हैं, कोकोमो मौजूद होते हैं। वो कह रहा है शीट के अंदर कि भाई 10,000 कार्टन मौजूद हैं कोकोमो के। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो कोकोमो के 10,000 कार्टन है, मुझे बताओ किस रैक में मौजूद है। वो वहां लेके जाएगा, वो एक एक करके कार्टन क्या करेगा, गिनेगा। जब गिनेगा तो मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, वेरीफाई। क्वांटिटी क्या हो गई, आप अभी भी बीइंग एन ऑडिटर कह नहीं सकते सब सही है, क्योंकि आपका मसला ये है कि वैल्यू सही है या नहीं है। मेरा दूसरा रिस्क क्या है, वैल्यूएशन। मेरा दूसरा रिस्क क्या है। अच्छा, अभी देखें, अभी हमने ऑडिट पूरा नहीं सीखा, मैं तो खाली एक समा बना रहा हूं कि आपको समझ आए कि हम ऑडिट बीइंग एन ऑडिटर करते क्या हैं। अच्छा भाई, अब वैल्यूएशन कैसे होगी तो सुनना, किताब में तो लिखा हुआ यू नीड टू वेरीफाई वैल्यूएशन, बट हाउ, ये एक सवाल है। अच्छा, मैंने कहा कि तुम्हारे पास जो कोकोमो मौजूद हैं, मुझे बताओ तुमने कितने का खरीदा, उसके लिए मैं क्या देख लूंगा, इनवॉइस। क्या देख लूंगा, इनवॉइस। वेरी गुड, मैं देख लूंगा इनवॉइस। अच्छा, जब मैंने कहा कि भाई मैंने इनवॉइस देख ली, तो क्या मुझे रेट पता लग गया, हाँ या नहीं, वेरी गुड, रेट पता लग गया। यानी अब कितनी चीजें वेरीफाई हुई, पहली, दूसरी, वैल्यूएशन। अच्छा, मैंने कहा एग्जिस्टेंस भी पता है, वैल्यूएशन भी पता है। अब मैं क्या करूंगा, एक्सेल खोलूंगा, उसी पूरी शीट की क्वांटिटी में जितनी जितनी चीजें आ रही हैं, उसी पूरी जो रेट है उससे मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे टोटल वैल्यू मिल जाएगी।
क्या वो टोटल वैल्यू मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होनी चाहिए, हाँ या नहीं? अच्छा अगर है तो सही है। तुम्हें क्या मिल गया, क्या मिल गया? सबूत। क्या मिल गया? इसको हम कहते हैं ऑडिट एविडेंस। क्या कहते हैं भाई? बात समझे, मैंने तो देखो आपको कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बात में जार्गन सिखा रहा हूं। मुझे बताओ बैंक कौन है? ऑडिट से क्या होगा? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एनहांस होगा किसका? तो हमने बातों में चीजें सीखी। अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये आपका पहला चैप्टर है, आईएसआर 200 ओवरव्यू ऑफ ऑडिट। उसमें सारी बातें लिखी हुई, हम कहानी में सीख रहे हैं। खैर वापस से, यूजर कौन है? ऑडिट से क्या होगा? यूजर का कॉन्फिडेंस एनहांस होगा। अभी ये सारी कार्यक्रम करके हमें क्या मिला? सबूत। सबूत, इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? तो आपको पता है आईएसआर 200, आईएसआर का मतलब वो बंदी आईएसआर नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये आईएसआर 200 आपको ये कहता है कि आपने अगर रिपोर्ट इशू करनी है, आपने अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, तो आपने सबूत इकट्ठा करना है। आपने क्या करना है? जिस सबूत के बिना के ऊपर आप अपना ओपिनियन देंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही हैं। बात समझ आई? यानी सर ऑब्जेक्टिव, बातों में ऑब्जेक्टिव सीख लिया। अब मैं आज के बाद आपसे पूछूं, ये एमसीक्यूज आ जाए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? टू ऑब्टेन अश्योरेंस, टू ऑब्टेन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट। बातों में सीख रहे हैं। हमारा मकसद क्या है? अश्योरेंस ऑब्टेन करना, रिलायंस लाना कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एविडेंस, ऑडिट एविडेंस। उसके लिए मैं क्या करूंगा? ऑडिट। बात समझ आई? ओवरऑल खैर ये हो गई बात। सर जी हो सकता है इन्वेंट्री वैल्यू ज्यादा आ रही है और फिर कम एनआरवी अभी आगे आ रहा है ना। चलें जी, ये तो एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन हो गई। मैंने यही कहा, मैं पूरा ऑडिट नहीं सिखाया, अभी तो आगे गेम है। अच्छा बाज़ औक़ात होता है ये कि जब आप इन्वेंट्री काउंट कर रहे होते हैं तो आपको पता लगता है कि कुछ इन्वेंट्री खस्ता हालत में, यानी उसकी हालत सही। तो आपने तो ये सीखा हुआ ना, इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट। और तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ इन्वेंट्री खराब हो, तो जब आपने काउंटिंग की होगी तो वहां पे वो खराब इन्वेंट्री आपको वैसे ही मालूम हो गई होगी, तो आपने वैल्यूएशन में उसको क्या कर लेना है? इनकॉर्पोरेट कर लेना। तो उसका एनआरवी लॉस अलग से बुक करवाना है। तो खैर दिस इज द पार्ट ऑफ ऑडिट। अभी खैर मैं प्रोसीजर नहीं सिखा रहा, मैं तो खाली एक समा बना रहा हूं कि ऑडिट होता क्या है। चलें जी, एक और चीज, एक और एग्जाम्पल, रिसीवेबल्स। मैं किसी बच्चे से पूछता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में घुसेंगे आज। मैं फिर कसम खुदा की खा रहा हूं, मैं ऑडिट मैं बिल्कुल वो नहीं शुरू करवा रहा, मैं खाली समा बना रहा हूं कि व्हाट इज ऑडिट। आगे सुने, मैं अगर आपसे पूछूं कि तुम बता दो जानी मुस्तफ़ा कि ये बताओ कि अगर मुझे रिसीवेबल्स को वेरीफाई करना है, अनशंड कुछ भी बता दो, मुझे पता है क्योंकि तुम लोगों ने सीखा हुआ ही नहीं है, रिसीवेबल्स को कैसे वेरीफाई करे बंदा? इनवॉइसेस, तो इनवॉइसेस तो साल में 1000 आती हैं। अच्छा अब एक बात है, यहाँ सुनिएगा प्लीज फोकस के साथ। भाई एक कंपनी है, सही है जी, उसकी दिन की 1000 इनवॉइसेस हैं। तो तुम्हें अगर रिसीवेबल को वेरीफाई करना है, जैसे ये भाई कह रहे हैं हमारे, तो उसके अंदर पहले देखो इनवॉइसेस बनी कितनी, सेल कितनी बुक हुई, रिसीवेबल कितना बुक हुआ, पैसे कितने हैं, तो ऐसे जिंदगी इसी में तबाह। इसका एक तरीका है, आप जिससे पैसे लेने हैं ना उसको खत लिख दें, जिसको हम कहते हैं कंफर्मेशन। क्या कहते हैं? कंफर्मेशन। यानी ऑडिटर के पास लॉ की तरफ से पावर है कि वो कंफर्मेशन लिखता है। वो लेटर लिखता है किसको? डेटर को। उसको बोलता है तुम बताओ कि ये कह रहा है कि तुम्हें इसको पैसे देने, तो वो कह रहा है हाँ मैं कह रहा हूं कि मुझे इसको पैसे देने। अच्छा अगर उसने कहा कि मुझे इसको पैसे इतने नहीं इतने देने, तो क्या मसला है? वेरी गुड, ये मसला आ गया। तो यानी ये वेरिफिकेशन का तरीका है। यानी ओवरऑल समरी ये है कि ऑडिट इसलिए किया जाता है ताकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करें ट्रू एंड फेयर व्यू। कौन सा व्यू? ट्रू जो है, जो फेयर है वो दिखना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? चलिए जी, 3 बातें सीखी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर बैंक हो सकता है? यस सर। अच्छा वो ऑडिट क्यों कराएगा? वेरी गुड, टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर। वेरी गुड, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज में ओपिनियन कब दे सकता हूं? जब ऑडिट एविडेंस मिल जाए। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? यानी सर अभी तक तो हमने ये सीखा कि ऑडिट है जांच पड़ताल करना, चेक करना। जांच पड़ताल करना मतलब किसकी? फाइनेंशियल
स्टेटमेंट्स की। किसके लिए करना? यूजर के लिए करना, टू एनहांस कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स। पहले बताओ ये बात क्लियर है? यानी पहली एग्जांपल तो मैंने आपको ये बता दी कि भाई यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन होता है, एक वन ऑफ मैंने आपको बैंक बता दिया। दूसरी एग्जांपल ये बोली कि भाई ऑडिट एविडेंस क्या होता है, ऑडिट किया क्यों जाता है। आए जी दूसरी एग्जांपल पे। अच्छा ये आपको लिखने की नीड नहीं है क्योंकि बुक में 1000-1500 एग्जाम्पल्स हैं, तो उसमें तुम बेफिक्र हो, 400 केस स्टडीज हैं वो साथ साथ करेंगे। अभी तो सिर्फ हम समझ रहे हैं कि समा बना रहे हैं कि ऑडिट होता क्या है। आगे लेके चलते हैं दूसरी एग्जांपल। अब जैसे मैं तो गरीब आदमी हूं कि तुम लोगों में से कोई अमीर होगा तो वो क्या करेगा, उसके पास पैसा होगा, वो पैसा होगा उसके पास तो वो दुकान तो नहीं कंपनी लगाएगा ना। यानी मैं अगर पैसा रखता हूं तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं एक कंपनी में जगह मल्टीपल कंपनियां खोलूंगा अपने रिस्क को हैच करने के लिए कि भाई मैंने पैसे हैं तो यहां भी लगा दिए, यहां भी लगा दिए और यहां भी लगा दी। अब तुम मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना बिल्कुल फोकस के साथ। अब जैसे एक कंपनी मैंने तुम्हें कहा स्माइल इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोकोमो दिन में कितने बिकते होंगे ऐसे इलाके में? बहुत सारे, तो गिन नहीं सकते ना तुम, सवाल तो ये गिन नहीं सकते। सही है जी, आजकल नहीं बिक रहे क्यों? हाँ सही बात है, हवा होती है ना, बस 3-4 निकलते हैं उसमें से। खैर आगे, अगर मैं कहूँ पेप्सी कंपनी है तो पेप्सी कितनी बिकती होगी? अब खैर वो तो आजकल जो बॉयकॉट वगैरह उससे उसकी सेल वेल गिर गई होगी, वो अलग मसला है। बट खैर कहने का मकसद ये है कि ये प्रोडक्ट्स कंपनी लेवल पे देखो तो दिन की मिलियनों रुपीस की सेल होगी, ऐसा ही है ना। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, एक शेयर होल्डर जो मालिक है कंपनी का, वो क्या हर ट्रांजैक्शन को रोज के बेसिस पे देखेगा, या उसके लिए वो पूरी कंपनी सेटअप करेगा, मैनेजमेंट बनाएगा, लोग बिठाएगा? इसकी बेसिक एग्जांपल हम देते हैं आपको। सर अहमद यहाँ के ओनर हैं, सही है जी, सब्जेक्ट्स के पैसे आते हैं, सब्जेक्ट के पैसे कलेक्ट करने, रिकॉर्ड करने, कलेक्ट करने, रिकॉर्ड करने, कलेक्ट करने, रिकॉर्ड करने। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि कंपनी समझो कि होती क्या है। कलेक्ट करने, रिकॉर्ड करने। अच्छा जो कलेक्ट करने, रिकॉर्ड करने, कलेक्ट करने, रिकॉर्ड करने, ये रिकॉर्ड कहाँ हो रहे हैं? फाइनेंशियल्स में। कहाँ हो रहे हैं भाई? रिकॉर्ड होंगे, लेजर बनेगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल्स बनेंगे, ये तो पता है ना भाई। चलें जी, ये सीन चल रहा है कोने तक। अब आगे सुने, जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो ओनर बैठ के, मालिक बैठ के एक एक चीज को तो चेक नहीं कर रहा, पहली बात। अच्छा अब मैं कहूं कि भाई एक वेंचर तो मेरा ये हो गया टीचिंग, मैंने कहा दूसरा वेंचर ये है कि भाई मेरी फर्म है जिस पे मैं अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा हूं। अच्छा अकाउंटिंग सर्विसेज जो हो रही है, किसी से पैसे आ रहे हैं, हम उसको डिलीवरेबल दे रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड करने के लिए भी मैं मालिक एज अ बैठूंगा या मैं मैनेजमेंट रखूंगा? मैनेजमेंट रखूंगा। यानी एक बात तो आपको समझ आनी चाहिए, शेयर होल्डर कैन नॉट बी एवरीवेयर एवरी टाइम। शेयर होल्डर हर जगह मौजूद। एग्जाम्पल ले लें, HBL यानी हबीब बैंक, उसकी 1700 ब्रांचेस हैं। कितनी? अच्छा 1700 ब्रांचेस के अंदर रोज पैसे डिपॉजिट जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, एक मिनट में कितनी होती होंगी? इन सब की रिकॉर्डिंग क्या शेयर होल्डर बैठ के कर रहा है, या मैनेजमेंट में भी ब्रांच का भी बंदा, ब्रांच का भी बंदा? तो वो सारी चीजें जो रिकॉर्ड हो रही हैं लेजर से FS में जा रही हैं, ऐसा है ना। अच्छा अब इस चीज को पूरा सेटअप करने के लिए एक मैनेजमेंट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? मैनेजमेंट बनाई जाती है। अच्छा जब मैनेजमेंट बनाई जाती है तो जाहिर सी बात है आप सारे पावर्स मैनेजमेंट को नहीं दे सकते। इस मैनेजमेंट के ऊपर बिठाए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बिठाए जाते हैं? अच्छा आप प्लीज बहुत फोकस होकर सुनना, क्योंकि मुझे यहां से कॉन्सेप्ट कनेक्ट करना है ऑडिट का, क्योंकि मैं आपको यूजर्स की एग्जांपल दे रहा हूं, ऑडिट की मल्टीपल एग्जांपल दे रहा हूं। खैर पहले बताओ सारे बच्चे इंक्लूडिंग ऑनलाइन वालों, ये बताओ, ये बात क्लियर है कि ओनर कैन नॉट बी एवरीवेयर एवरी टाइम। वो क्या सेटअप करेगा? मैनेजमेंट। वो क्या सेटअप करेगा? मैनेजमेंट। अच्छा अब मुझे एक बात बता, जब वो मैनेजमेंट सेटअप करेगा तो सारे इख्तियारात मैनेजमेंट को दे दे या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगी? अच्छा आप समझिएगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती क्या है, क्योंकि मैंने तो कोई अपने 8 इयर्स के करियर में कोई 100-150 कंपनियों को ऑडिट किया होगा, उससे एग्जांपल लेके बता रहा हूं, सुनिएगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ये होती है कि भाई अगर इतने रुपए का एक्सपेंस करना है कंपनी में तो इसकी अप्रूवल चाहिए। यानी अगर मैं EY की एग्जांपल दूं, हालांकि हमारी कोई परचून की दुकान तो नहीं है, वो तो बिग 3 फर्म है, पर सवाल ये है कि अगर मुझे कोई एक्सपेंस करना होता है ना, टीम को पार्टी देनी है, कहीं लेके जाना है, तो मेरी लिमिट है कि भाई आकाश 50,000 तक का खर्चा कर सकता है, तो 50,000 तक की लिमिट किससे अप्रूव होगी? मुझसे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। 50 से ऊपर निकल गया
कोई और होगा, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर का पार्टनर होगा। एक और एग्जांपल, अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई हमारा कोई क्लाइंट है, मुझे उससे पैसे रिकवर करने था, पैसे नहीं आने, जिस कंपनी का हमने ऑडिट किया था वही बंद हो गई। अब सवाल ये कि उससे पैसे आएंगे नहीं आएंगे? क्या फर्म का रिसीवेबल है उससे? यस। अच्छा, अब उसको राइट ऑफ करना है। अब राइट ऑफ करने की जिम्मेदारी किसी ना किसी बंदे को तो देनी है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है शेयर होल्डर को कॉल की, शेयर होल्डर घूम रहा है, मलेशिया में बैठा हुआ है, थाईलैंड में बैठा हुआ, हाँ भाई साईं इसको मैं कर दूं 50,000 रुपये राइट ऑफ करने, बोलेगा तेरा दिमाग खराब हो गया, 50,000 रुपये के लिए मुझे कॉल कर रहा है? मुझे कॉल करना मटीरियल चीज़ों के लिए। किसके लिए? मटीरियल चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें मैंने क्या की हुई हैं? डेलीगेट की हुई हैं। क्या की हुई हैं? डेलीगेट की हुई हैं, जिसको हम कहते हैं डेलीगेशन मैट्रिक्स। हर किसी की अपनी पावर ऑफ अथॉरिटी है। तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट बना के ऊपर कौन बैठ जाते हैं? डायरेक्टर्स। पहले बताओ ये बात समझ आई? अच्छा, अब एक एक एग्जांपल देता हूं। जब डायरेक्टर्स ऊपर बैठ गए, यहां पे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता भी हूं कुछ इस तरीके से, आई होप ये विजिबल है, सही है जी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नीचे देखो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर ने किसको अपॉइंट किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया? मैनेजमेंट बना दिया। अब देखो सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, एचआर है। अच्छा, अब एक बात सुने, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी बंदे को हायर करना है, यानी रखना है, तो क्या शेयर होल्डर को कॉल करूँ, यार एक स्वीपर रखना है, बताओ रख लूँ? बोलेगा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कॉल कर रहे हो। एचआर डिपार्टमेंट किस लिए बनाया? वो सीवी इवैल्यूएट करेगा, इंटरव्यू करेगा, पे पैकेजेस वैसे ही डिसाइडेड होंगे कि भाई इस रैंक से इतना बंदा है तो इसको इतने पैसे मिलेंगे, सारी चीजें प्री डिसाइडेड हैं। खाली अप्रूवल अथॉरिटी है कि भाई हाँ एक बंदा रखना है तो हेड ऑफ एचआर करेगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, पीपी मंगवाना है, यानी कोई एसेट मंगवाना है, एसी मंगवाना है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में सीएफओ बैठा हुआ है। पहले तो बात समझ आई? चलें जी, ओके गुड। अब आगे सुने। हमने कहा ये सारी चीजें हम समझ रहे हैं क्योंकि इसका ऑडिट से ताल्लुक है, कैसे एक एक करके बताता हूं। अब हुआ क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी की गवर्नेंस का पार्ट होते हैं, कंपनी को गवर्न करते हैं, कंपनी को देखते हैं, जिसको हम ऑडिट की जबान में कहते हैं दोज चार्ज विद गवर्नेंस, TCWG। यानी आप अभी की भी ऑडिट की बुक में जब आप खरीद लेंगे उसमें लिखें दोज चार्ज विद गवर्नेंस, उसका मतलब है डायरेक्टर्स, यानी वो लोग जिनको गवर्नेंस की जिम्मेदारी दी गई है, वो लोग जिनको गवर्नेंस की जिम्मेदारी दी गई। अब कनेक्ट करता हूं, उसको फोकस होकर देखना, मैं बिल्कुल कनेक्ट करूंगा, यहां पे हिलना नहीं है, फोकस होकर देखना, एक एक करके सुनो। कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट आपका लॉ है, आपका पेपर भी है, कंपनी लॉ का पेपर है ना आपका, कैफ 7। ओके, सुनिएगा, कैफ 7 जो है आपका, वो आपको ये कहता है कंपनी लॉ इटसेल्फ के डायरेक्टर्स को साल में 4 बार मिलना है। ऐसे नहीं गले मिल के निकल गए, मीटिंग करनी है, पूछना है कि 3 महीने में क्या हुआ, यानी क्वार्टरली मीटिंग्स होंगी। यानी बात समझने की यह है कि क्वार्टरली मीटिंग इसलिए होंगी कि सीएफओ को बुलाएंगे। अच्छा, डायरेक्टर्स के नीचे कौन है? सीईओ, सीएफओ। सीएफओ को बोलेंगे भाई तूने बताइए प्रॉफिट कहां गया, क्यों इतना खर्चा कहां हो रहा है, तो क्योंकि सारी चीजें अप्रूव कौन कर रहा है? सीएफओ के पास आती है ना पेमेंट के लिए। तो अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक बंदा रखना है, उस बंदे की अप्रूवल कौन करेगा? हेड ऑफ एचआर। हेड ऑफ एचआर सीएफओ को बोलेगा भाई देख ले मैंने ये बंदा अप्रूव किया, तुम इसको बताओ उसकी पे पैकेज इतना है, ओके बोलेगा ओके। तो सारी चीजों की जवाबदेही किसकी होगी? सीएफओ की। सीएफओ किसको बताएगा? सीईओ को, चीफ एग्जीक्यूटिव। सीईओ किसको बताएगा? डायरेक्टर्स को। तो हर 3 महीने में खिंचाई होगी। ये क्या बन गया? गवर्नेंस का स्ट्रक्चर। फिर कहा गया, ये देखो ये सारी कनेक्टिविटी है, फिर कहा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि बेटा जब पूरा साल खत्म हो जाएगा ना, तुम इसका कराओगे ऑडिट, तुम इसका कराओगे बैलेंस शीट का, पीएनएल का, कैश फ्लो का, स्टेटमेंट एंड चेंजेस इन इक्विटी का और नोट्स का। ये जब ऑडिट हो जाएगा तो तुम अप्रूव करोगे, तुम्हारे दस्तखत होंगे, सीएफओ के दस्तखत होंगे, सीईओ के, क्योंकि तुम लोग ही चोरंगिया थे जो इस कंपनी को चला रहे थे। और ये सारे अकाउंट्स अप्रूव होने के बाद किसके पास जाएंगे? शेयर होल्डर्स के पास। फिर शेयर होल्डर पूछेगा बेटा अब तुम बताओ पूरे साल तुम लोगों ने क्या किया, यानी डायरेक्टर्स किससे पूछेंगे? सीएफओ किससे पूछेगा? सीईओ कैसे कैसे पूछेगा? सीएफओ पूछेगा मैनेजमेंट से। पहले बताओ ये बात समझ आई? चलें जी। अच्छा, मैनेजमेंट से ऊपर कौन है? सीएफओ। सीएफओ से ऊपर कौन है? सीईओ। सीईओ से ऊपर? अच्छा, डायरेक्टर से ऊपर जो कंपनी के असली मालिक हैं, जो कंपनी के असली मालिक हैं। अच्छा, यानी अब पूरे गेम में समझना ये था कि ये पूरी कहानी बताने के बाद आपको दूसरी चीज ये बतानी थी कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूजर शेयर होल्डर भी होता है। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर शेयर होल्डर भी होता है। यानी देखो, अगर मैं आपको आता क्लास में कहता भाई शेयर होल्डर है, भाई शेयर होल्डर है तो पहले स्ट्रक्चर तो समझो कि क्या है। अच्छा, अगर आप ऑडिटर हैं, एक बात समझना, मेरी ख्याल से बता रहा हूं आपको, अगर आप ऑडिटर हैं, आपको कोई गलती निकली फाइनेंशियल्स में,
तो क्या शेयर होल्डर को कॉल करके बोलोगे भाई ये गलती है? किसको बोलोगे? मैनेजमेंट को, बोर्ड को नहीं, गलत गलत गलत, ऊपर के बंदे बाद में जाएंगे, पहले किसको? मैनेजमेंट को बोलोगे यार भाई यार सही कर ले उसको यार। फाइनेंस मैनेजर बैठा हुआ है उसको बोलोगे भाई तुमने डेप्रिसिएशन गलत रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको क्या करो? चलो अगर मैनेजमेंट के बंदे नहीं मानते, मैं किससे बात करूंगा? सीएफओ से। सीएफओ नहीं मानता तो मैं जाऊंगा डायरेक्टर्स के पास। तो मैं किसके पास जाऊंगा? क्योंकि डायरेक्टर्स के, अच्छा लेट से तुम एग्जांपल दो, एक एग्जांपल है, मतलब समझ, ये पूरी सीक्वेंस है क्योंकि आगे पूरे ऑडिट में काम आएगी ये। अगर तुम्हें गलती निकली, तुमने देखा कि भाई डेप्रिसिएशन गलत बुक हुआ है, तुम डायरेक्टर्स के पास चलेगा दरवाजा खोल के, भाई डेप्रिसिएशन गलत बुक हुआ है, बोलेगा भाई किधर? अच्छा सीएफओ को बुला लिया डायरेक्टर्स ने, बुला सकता ना डायरेक्टर, सीएफओ को बुलाया, सीएफओ बोल रहा है सर मेरे पास तो आई नहीं है, तो बोलेगा तुम्हारा दिमाग खराब है भाई, गलती हो गई होगी, ह्यूमन एरर तो हर किसी से होता है ना। अब चाहे जानबूझ के किया हो, वो क्या बोलेगा? गलती हो गई थी सर, मुझे बताता मैं सही कर लेता। वो क्या कह रहा, मुझे बताता मैं सही कर लेता। तो वो कह रहा भाई मेरे पास तो आओ। हमने कहा सही है भाई, अब सीक्वेंस क्या है, पहले किसको बोलना है? मैनेजमेंट के बाद सीएफओ के बाद दोस्त चाविद गवर्नेंस को। अच्छा अगर जो गवर्नेंस है, जिनकी पावर है, जो एक इतने अच्छे लोग बैठे हैं वो भी ऐसे हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखूंगा कि ये गेम खराब है। तो लोगों को कॉन्फिडेंस, तो कंपनी की वैसे ही ऐसी की तैसी हो जानी है। तो अल्टीमेट हथियार हमारे पास क्या है? अच्छा अगर मैं बात किए बगैर रिपोर्ट को बता दूं फिर तो गलत बात है। पहले आपने किससे बात करनी है? फिर भी नहीं माने, ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट आएगा। पहले बताओ पूरी सीक्वेंस समझ आती है? चलिए जी वेरी गुड, ये बात समझ आएगी। यानी आज के बाद मैं आपसे पूछूं हु आर द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने कहा बैंक, शेयर होल्डर। अच्छा टैक्स डिपार्टमेंट होता है, एफबीआर, सोच लो टैक्स का पेपर दिया हुआ है, किसने दिया हुआ है? झूठ नहीं बोलना, जल्दी सबने दिया हुआ है। हाँ जल्दी बताओ, क्या टैक्स अथॉरिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यूजर होती हैं? नहीं। अच्छा कितने लोगों को रिटर्न फाइलिंग और असेसमेंट का पता है? अबे भाई क्या रिटर्न फाइल तो पता होगा ना, उसके साथ क्या जमा होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा होते हैं, यानी घर का पर्चा लगा के देते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना। तो वो एफबीआर वाला बंदा कैसे कंक्लूड करेगा कि तुमने टैक्स जो जमा किया है वो सही किया, किसको देख के? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलायंस कब आएगी? जब वो ऑडिटेड हो। तो यानी एक बात समझ आ गई कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूजर कौन है। अब कितने लोग बताए? पहला, दूसरा शेयर होल्डर, अच्छा एफबीआर। अब एक और चीज सुनो, क्या सिंध रेवेन्यू बोर्ड यूजर है? हाँ या नहीं? देख लो, सिंध रेवेन्यू बोर्ड नहीं है? अच्छा भाई क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं तो सेल्स टैक्स जो पे करेंगे वो सेल्स के बेस पे करेंगे। तो वो जो टैक्स अथॉरिटीज वाला बंदा बैठा हुआ है वो सेल्स कहां से देखेगा? पीएनएल से। अच्छा पीएनएल से सेल्स देखेगा वो सही है या नहीं है, वो उसको कैसे पता लगेगा? ऑडिटेड अकाउंट से। यानी नहीं केस वो कहता है भाई आपने रिटर्न तब एक्सेप्ट होगा जब वो अकाउंट्स क्या होंगे? ऑडिटेड होंगे। अगर वो ऑडिटेड नहीं है तो उस पर किसी की रिलायंस नहीं है। यानी इन एनी केस आप इस बात को ना पत्थर की लकीर है कि अगर किसी कंपनी के ऑडिट में मसला आया तो कोई भी बंदा उसके साथ काम करने को तैयार। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द दुकान, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी का गेम अलग है। बात क्लियर है? चलिए जी अब आगे। अब हुआ ये, एक कहानी सुन लो इसके बाद। अच्छा मैंने कहा ज़ैनब कि अगर आप लेट से अपना सेल्स टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सेल्स टैक्स के रिटर्न को फाइल करने के लिए भी आपको क्या चाहिए होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि उस बेस के ऊपर फिर आप कहते हैं कि भाई ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जितनी सेल्स है उस पर टैक्स इतना बनता है। अच्छा वो क्या करेगा, बात समझिएगा, सेल्स टैक्स एक्ट किसने पढ़ा हुआ है? सबने पढ़ा हुआ है ना। अच्छा अब एक और बात बताओ, उसका जमा कब होता है रिटर्न? हर महीने की 15 को ना। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, जो हमारा सेल्स टैक्स अथॉरिटीज हैं वो अपने 12 महीने के रिटर्न निकाले और उसकी सेल्स प्लस करे और वो एफएस से मैच नहीं करे तो क्या सही है? मसला है? तो ये काम हम उसको करके देते हैं वैसे ही। यानी बात समझें, हम जो है जब ऑडिट करने लगेंगे तो मैं ऑडिट में सेल्स देखूंगा, मैं देखूंगा सेल्स टैक्स रिटर्न में क्या जा रहा है। क्योंकि अगर रिटर्न में गलत है तो भाई ये सेल्स कैसे बुक हुई हुई है यहाँ पे?
बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें वो हमसे कर करा के उस पर एश्योरेंस लेता है और बोलता है ये बिल्कुल सही है, अनलेस कि वो अपना कोई ऑडिट खोले या वो जो भी चीजें वो सारी अपनी जगह है। खैर आगे, अब एक और बात, ये स्टैंडर्ड जब हमने खोला, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये कहते हैं कि जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कौन होना चाहिए? अच्छा, कहानी क्या की कंपनी ने, एक कंपनी गई, कंपनी ने बोला कि भाई हमारा ये बंदा बैठा हुआ है, कंपनी के अंदर बैठा हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई, हमने इससे ऑडिट करा के तुम्हें ये लो। बोल रहा है कैसी बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो, ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, कंपनी का बंदा ऑडिटर। तो सर फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरनल ऑडिट का। इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है कि वो ऑडिटर कंपनी की चीजें अंदर बैठ के सही करवाए, वो कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर रिपोर्ट, वो कहता है कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर रिपोर्ट वो देगा जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर है। यानी अगर मैं आपको एक बात समझाऊं यहां पर, वो कहता है जब ऑडिट, अच्छा पहले ये बताओ ओवरऑल सारी बातें एक जगह, पहले एक चीज बता दो, ये पता लग गया ऑडिट क्या होता है? ऑडिट होता क्यों है? टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर। अच्छा, टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर। अच्छा, टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर इसलिए क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई हम अपने यूजर का कॉन्फिडेंस क्या करेंगे, उस पर ओपिनियन दे के, हमने ये भी बात कर ली, तय हो गई। अच्छा, यूजर कौन कौन था? बैंक, गवर्नमेंट हो गई और शेयर होल्डर। अच्छा, तो मुझे बताओ शेयर होल्डर को फिर रिपोर्ट की क्या नीड है? डायरेक्टर्स बैठे हुए तो हैं, गलत नहीं, बिल्कुल सही कि उसको गलत रिपोर्ट नहीं करते, गलत चीज नहीं बताते। तो भाई सीधी सी बात है, पूरा साल जब शेयर होल्डर मौजूद नहीं था तो पूरे साल की अश्योरेंस उसको कौन देगा? ऑडिटर। ऑडिट रिपोर्ट के जरिए उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओन कौन करेगा? सीएफओ, सीईओ, डायरेक्टर्स। बोलेगा तुम दस्तखत करो अपने, क्योंकि तुम लोगों की जिम्मेदारी थी कंपनी चलाना पूरा साल। अच्छा, व्हाट इफ अगर शेयर होल्डर को पता लगे कि यहां पे कोई गेम की है सीएफओ ने, तो उसको जेल अलग होगी और वो जॉब से फारिग अलग होगा। तो ये सारी चीजें अकाउंटेबिलिटी के जुमरे में आती हैं। खैर आगे, अब वो कहता है कि भाई अगर आप ऑडिट करना चाहते हैं तो आपको इंडिपेंडेंट होना लाजमी, यानी ऑडिट शुड बी कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट फर्म। अच्छा, फिर वो कहता है कि भाई अगर आप कोई आपके पास आ गया, प्लीज सुनना, अब मैं आपको प्रिंसिपल्स बता रहा हूं कि ऑडिट अभी शुरू नहीं किया, अभी ऑडिट में हम जा रहे हैं। जब एक फर्म आई, कंपनी आई मेरे पास, एक कंपनी कहती है कि ईवाई को कि भाई आप एक काम करें, हमें ऑडिट करते हैं। अच्छा, अब वो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले मुझे देखना है कि क्या मैंने एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई किया या नहीं किया। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं कुछ बता रहा हूं। पहली, वो कहता है ये देख लो कि क्या तुम्हारे कोई शेयर्स तो नहीं है उस कंपनी में। अब लेट से एक कंपनी ऑडिट करवानी है, उसकी 40% शेयर्स मैं रख के बैठा हूं, क्या मैं ओपिनियन सही दूंगा? क्यों? मैं कसम खा रहा हूं सही दूंगा। इंडिपेंडेंस का मसला है। किसका मसला है? इंडिपेंडेंस का मसला है। यानी अगर लेट से, मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, अगर डेप्रिसिएशन 100 मिलियन से कम बुक हुआ है, 100 मिलियन से, तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। अच्छा, क्या मैं कभी भी जाके बोलूंगा सही कर ले इसको? क्यों? क्योंकि मेरा अपना पर्सनल उसके अंदर इंटरेस्ट आ गया ना, जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? जब भी वो कहता है कि आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आएगा, आप कभी भी ऑडिट सही नहीं कर सकते। चलें जी, एक और एग्जांपल, एक कंपनी है, मेरी बेगम वहां पे सीएफओ है, घर पे नहीं बोल सकता, वहां पे तो मेरा बाप भी नहीं बोल सकता। सवाल तो ये है। तो क्या समझने की बात ये है कि भाई जब हम ऑडिट करने जाएंगे तो आपको कोई पर्सनल फैमिली रिलेशनशिप भी, अच्छा पर्सनल फैमिली रिलेशनशिप इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उस पे आता है इंटिमिडेशन सेट। क्या आता है? अच्छा, इंटिमिडेशन को कहते हैं धमकी। इंटिमिडेशन को क्या कहते हैं? अच्छा भाई, हम चले गए, हमने बोला अपनी बेगम को भाई ये गलत हुआ, वो बोलेगी तो सीधी सी बात है। मैं बोलूंगा भाई पीपी आपने इतने से बुक करना, तो आपको नहीं पता कि लोअर ऑफ कॉस्ट फाइनेंस भी लगता है, नहीं पता, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो खैर इन एनी केस मुझे बताओ, बिफोर यू स्टार्ट ऑडिट, क्या आपका इंडिपेंडेंट होना लाजमी है? तो इंडिपेंडेंस की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जिसका अलग से चैप्टर है, जो कि टेस्ट होता है लाजमी 15 से 20 नंबर का। यानी वो आपको एग्जाम में एक सवाल देगा 15 नंबर का, वो बोलेगा बताओ कि इसमें कौन कौन से थ्रेट्स अप्लाई हो रहे हैं और इसके लिए आप कोर्स ऑफ एक्शन क्या करेंगे। तो वो एक कोड ऑफ एथिक्स का पूरा चैप्टर है, जो कि कितनी वेटेज रखता है? 15 से
20 नंबर। तो अच्छा नहीं केस ये बताना इसलिए लाजमी है क्योंकि हम सीक्वेंस पे लेके चल रहे हैं। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव ऑफ, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ जानी तुम बता दो, आप ही बता दो, तुम पीछे देख रहे हो ना, तुम ही बता दो यार। हाँ जी, ये बताओ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है उर्दू में, नॉट इन इंग्लिश, जल्दी। ऑनलाइन में तो तुम बता सकते हो। सॉरी वापस, चेकिंग करना नहीं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव। वेरी गुड, सही बताया। नहीं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट है टू ऑब्टेन एश्योरेंस। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है? टू ऑब्टेन एश्योरेंस। एश्योरेंस लेना, तसल्ली लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट। अभी मिसस्टेटमेंट बात करते हैं क्योंकि आगे जाके चेंज होती रहेंगी चीजें। खैर वापस से आज के बाद मैं आपसे पूछूं ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं अपने पे रख के बात कर रहा हूं। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? एश्योरेंस ऑब्टेन करना दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट, गलतियों से पाक है। मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है? गलतियों से पाक है। ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्टिव। आप खुद देखो यार, आपको एक बंदा अपॉइंट कर रहा है, वो बोल रहा है भाई ये चेक करके दे, तो आपको क्या ऑब्टेन करनी है? एश्योरेंस। एश्योरेंस को कहते हैं तसल्ली। तसल्ली किस चीज की है? जल्दी बताओ। दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट, गलतियों से पाक है। ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्टिव है। वेरी गुड, याद रखना, ये बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव है। अच्छा मुझे बताओ, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया तो क्या होगा? वेरी गुड, अब सही बोला। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर। अच्छा आज के बाद मैं आपसे पूछूं, हाउ डू यू अचीव दिस एश्योरेंस? वेरी गुड यार, बाय ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, सबूत इकट्ठा करके। अच्छा अब मुझे बता, सबूत किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? यूजर्स के लिए। यूजर कैन बी बैंक, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अच्छा एक और चीज, चलो एक और बात करते हैं। जो तुम्हारे डेटर्स होते हैं या क्रेडिटर्स होते हैं, वो फाइनेंशियल्स के यूजर होते हैं। वो निकालते हैं डेटर डेज, क्रेडिटर डेज। लेट से एक ऐसे कंपनी की बात कर रहा हूं, अभी ऑडिटर को साइड में हटा दो। अगर मैंने फिगर्स गलत निकाली तो रेशो भी गलत आएगा, ये तो अल्लाह की कसम बात तय है। अगर फिगर्स गलत है तो रेशो भी। अच्छा अब बात समझिएगा, डेटर डेज वो निकाल के बैठा हुआ है कौन? जिसको हम माल बेचेंगे। तो ये कंपनी इसको कह रही है कि भाई हम 10 लोगों से पैसा रिकवर कर लेते 5 दिनों में। सही है जी। अच्छा अब जबकि उसके रिसीवेबल्स जो हैं वो ज्यादा होने चाहिए थे, वो कम है, तो डेज आ गए गलत, तो क्या वो गलत डिसीजन ले लेगा? कौन? कस्टमर। अच्छा दूसरी चीज, सप्लायर है। हम गए सप्लायर के भाई तुमसे माल चाहिए, वो कहेगा इतने दिनों में पैसे देना है। भाई हम कहेंगे देख लो हमारे रेशोस, हम इतने दिनों में पैसे देते हैं, तो वो भी क्या गलत कंक्लूजन कर लेगा? अच्छा मैं ऑडिट की जबान में समझाता हूँ क्योंकि मुझे बुक से भी थोड़ा सा कनेक्टेड रखना है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी तो है पर बुक से कनेक्टेड। वो कहता ये है कि यूजर जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाता है जो कि वो लेता है एफएस के बेस पे। मैं वापस से इसको रिपीट करता हूँ क्योंकि अंग्रेजी वैसी लिखी है वहाँ पे, हम प्रैक्टिकलिटी में लेके चलने वापस से। वो कहता है ऑडिट इसलिए करना, एश्योरेंस इसलिए ऑब्टेन करना क्योंकि आपका जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो डिसीजन लेगा इस एफएस के बेस के ऊपर, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस के ऊपर। यानी वो कहता है अ यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर ये फाइनेंशियल गलत है तो उसका डिसीजन भी गलत होगा। एग्जांपल ले लो ना बैंक की, अगर मैं ये कह दूं कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सही है, ये रिसीवेबल सही है, ये इन्वेंट्री सही है, तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या वो देखेगा हाँ यार इतना सारा माल मौजूद है तो सिक्योरिटी इतनी मौजूद है, जबकि असल में है ही नहीं। हो सकता है वेयर हाउस में इन्वेंट्री ना हो, फेक इन्वेंट्री हो। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि इसके बिना के ऊपर जो डिसीजन लेगा उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उसका डिसीजन? तो यानी वो कह रहा है कि ऑडिट इस तरीके से करना कि जो यूजर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस के ऊपर डिसीजन ले उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहिए, यानी गलत डिसीजन ना ले वो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या ऑब्टेन करेंगे? एश्योरेंस। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? चलिए अब कुछ बातें, ऑडिट समझ लिया कि ऑडिट होता है क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है क्या है, किसके लिए ऑडिट होता है, और एश्योरेंस कैसे ऑब्टेन होगी जल्दी बता दो। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करके। अच्छा जल्दी से बताओ, क्या मैं ऑडिट फॉरेन से शुरू कर सकता हूं या मुझे इंडिपेंडेंट होना है? अच्छा इंडिपेंडेंट की दो बातें मैंने बताई, आपके शेयर्स नहीं होने चाहिए, आपका कोई
रिलेटिव या पर्सनल रिलेशनशिप वहां पे नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल दे देता हूं उसकी। आप बीइंग एन ऑडिटर, अब लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एक फर्म में काम कर रहा हूं और मेरा कार बेचने का अलग बिजनेस है। तो वो जो कंपनी है ना सामने वाली, बहुत फोकस होकर सुनना, वो जो सामने वाली कंपनी, ये सारी केसेस हैं, केस स्टडीज हैं, सब डाली हुई हैं इसमें, तो तुम उससे बेफिक्र रहो, खाली बातें सुनो आज, क्योंकि हमने सिर्फ आज ऑडिट की एक थीम समझनी है। वापस सुने, मैंने कहा मेरा एक तो ऑडिट वाला रिलेशन हो गया ना, मैं मैनेजर हूँ, सीनियर मैनेजर हूँ, मैं क्लाइंट पे ऑडिट करने गया। अच्छा, मेरा बैकएंड पे उससे अलग बिजनेस है। कंपनी जितनी भी कार परचेज करती है उसका ऑर्डर किसके पास आता है? हमारे पास। अब बात समझो, मैं गया, मैंने गलती निकाल ली, वहां का सीएफओ बोल रहा भाई देख ये एडजस्टमेंट सही करा ले या अपना बिजनेस संभाल ले, ये तू सही कर ले, मसले वाली बात नहीं, अगली बात से वेंडर चेंज, तुम भी चेंज। क्या मेरा डिसीजन या मेरा बात करने का तरीका चेंज होगा? डेफिनेटली होगा। तो वो कहता ही है कि आपका कोई बिजनेस रिलेशन भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई बिजनेस रिलेशन है तब भी आप इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई आप उस तरीके से बात नहीं करोगे जिस तरीके से करनी चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूं, मजे मजे के मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। एक और सुनो, मैंने ये कहा कि भाई एक क्लाइंट है जो मुझे मेरी पूरी फर्म के रेवेन्यू का 80% देता है। एग्जांपल सुनना, मैं कह रहा हूं मेरी फर्म के पास अगर लेट से 300 क्लाइंट्स हैं, उसमें से एक क्लाइंट है जो मुझे 80% रेवेन्यू पूरा करके, यानी इतनी ज्यादा फीस देता है, ज्यादा फीस है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने उससे बदतमीजी की तो वो मेरे साथ बदतमीजी करेगा। क्या बदतमीजी करेगा? ऑडिटर ये साल तो निकाल लेगा, अगली बार ऑडिटर हम, इसको हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या कहते हैं? वो सामने से मुझे देगा इंटिमिडेशन, धमकियां, वो धमकी देगा कि अगली बार आप ऑडिटर नहीं होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये भी इंडिपेंडेंस के जुमरे में आता है? अब एक और चीज सुनिए, एक और चीज सुनिए, बहुत अहम बात है। अब जो कंक्लूजन वाली बात है वो क्या है? वो कहता है ये है कि जब भी आप ऑडिट करें किसी कंपनी का, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी हैवी रिलायंस ऑन वन क्लाइंट नहीं होनी चाहिए। हैवी रिलायंस ऑन वन क्लाइंट। अच्छा, इससे अब देखो, अब एक सवाल आ जाए आपके पास और वो बोले कि भाई फर्म का इतना, वो पूरी कैलकुलेशन देगा आपको, बोलेगा ये इतने इतने क्लाइंट्स है, इससे इतना रेवेन्यू है, आपने परसेंटेज निकाल के चेक की, वो 80% बंदा, 60%, 65%। अच्छा, जब ये सारी कहानी आपने देखी तो आप बोलोगे क्या थ्रेट है? भाई थ्रेट है, आपके डिसीजन क्या होंगे? इन्फ्लुएंस होगी, आपके अंदर बायसनेस आएगी, क्योंकि आप सही तरीके से काम। तो इसका जवाब क्या होगा? सर हमें एक क्लाइंट के ऊपर हैवी रिलायंस। अच्छा, फिर इसका सेफगार्ड है, वो बोलता है भाई बताओ फिर करोगे क्या? भाई आप करेंगे ये कि आप और क्लाइंट्स लेके आएंगे। तो अच्छा, फिर एक सोच भी आती है ना, आप बोलेंगे कोई बेवकूफ है अपना क्लाइंट जाने देगा। इसमें ये भी लिखा हुआ है किताब के अंदर कि आप चाहें तो उसको मना कर दें, आप चाहें तो उसको, अच्छा मना क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उसको कि हम आपका ऑडिट नहीं कर सकते, या तो आप बाकी क्लाइंट्स लेके आए ताकि इसका थ्रेड क्या हो जाए, यानी बाकी क्लाइंट से भी इतना रेवेन्यू कमा लेंगे इससे कोई फर्क ना पड़े। तो ये तरीका एक कार है जी। नई ऑडिट फर्म खुली है अभी, तो एक दो क्लाइंट ही तो हैं, पर मसला ये है कि तुम क्या एक नई फर्म खोल के बैठे हो, लेट से तुम अभी नए नए चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हो, तेरे को कोई 2 मिलियन का क्लाइंट देगा? नहीं, मैं पहले मेरी बात का जवाब दे, पहले मेरी बात का जवाब तो दे। तू क्या सोच रहा है? तेरे को 1 लाख का मुश्किल से मिलेगा सवाल। अरे मैं भी बात ही कर रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि जब आप नया क्लाइंट करते हो ना, अच्छा देखो 2 चीज़ है, मैं तुम्हारी बात को थोड़ा सा अच्छे से एलैबोरेट करता हूँ। भाई इस बच्चे ने कहा कि सर मैंने नई फर्म खोली है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास 2 ही क्लाइंट होंगे, तो मैं क्या करूँगा? तो तुम्हारे रिस्क एपेटाइट में और बिग 4 के रिस्क एपेटाइट में फ़र्क है। अप्लाई आप पे भी होता है, अप्लाई उस पर भी होता है, पर आप पब्लिक कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए ए रेटेड फर्म्स होती हैं। तुम किसका ऑडिट करोगे? मैक्सिमम दुकान का, तो ये भी तुम्हारी औकात से बाहर हो जाएगा बहुत ज़्यादा है, नहीं कर सकता है। अच्छा, ARTT का भी तुम्हें पता है, ICAP का भी ऑडिट होता है, ARTT का भी ऑडिटर उस दिन बैठा हुआ था, तो समझने की बात, ऑडिटर बैठा होता है, अब अपने बच्चा था उसको तो गुद्दी से उठा के हम साइड में कर देते हैं। खैर बच्चा ही है ना, खैर ये देखो ये भी इंटिमिडेशन है, धमकी है ना। खैर अब आगे सुनो, देखो इस बच्चे का सवाल रेलेवेंट है कि भाई सर अगर 2 ही क्लाइंट है तो मैं क्या करूंगा? देखो उसमें फिर रिस्क एपेटाइट होता है ना। अब आप अगर एक बंदा ही मालिक है, यूजर भी वही है, तो तू क्या कर लेगा? दे ही देगा ना उसको रिपोर्ट पर, एटलीस्ट एक जमीर तो है ना तेरे पास कि भाई ये करना है। तो क्या समझने की बात ये है कि वो कहता है कि आप फर्म लेवल पे बात करें। फर्म लेवल के ऊपर अगर आपके पास इतने ज़्यादा क्लाइंट्स हैं
और उसमें से भी एक क्लाइंट ऐसा है जो मेजर रेवेन्यू का चंक आपको देता है, तो आप यू नीड टू कंसिडर दिस, क्योंकि इंडिपेंडेंस आती है। इसका एक और हल बताता हूं जो उस बच्चे ने कहा, हमने कहा चलो नहीं जाने देना क्लाइंट, उसके लिए फिर एक और कंट्रोल है कि आप करते हैं कि एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर अपॉइंट करते हैं। एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर का मतलब ये होता है दूसरी फर्म का एक पार्टनर जो आपके काम को चेक करे और फिर उसमें से आप फीस का एक हिस्सा उसको दे दे। तो यानी ये इसलिए होता है ताकि आप एक इंडिपेंडेंट बंदा लगाएं जो आपके काम को क्या करे, इवेल्युएट करे, ताकि ये रिस्क क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये एक वन ऑफ तरीका है, इफ यू डोंट वांट एनीवन कि भाई वो क्लाइंट जाए, पर अगर तू कमाई 50,000 है तो उसमें से 25 किसको देगा, समझ आ रही है बात। खैर ये सारी चीजें थी। खैर अब एक बात, आपने ये मैकेनिज्म समझ लिया कि इंडिपेंडेंट होना लाजमी है। अच्छा इंडिपेंडेंस हो गई, जल्दी बताओ अब ऑडिट कर सकते हैं, हाँ या नहीं? इंडिपेंडेंस के बाद ऑडिट हो सकता है, नहीं हो सकता, जल्दी बताओ। नहीं हो सकता। सारी नहीं, देखो हमने तो कहा ना कि भाई मैं हूं, अगर मैं इंडिपेंडेंट हूं तो मैं ऑडिट कर सकता हूं, पर अभी नहीं कर सकता। इसका रीजन है, ऑडिट शुरू करने से पहले आपने सबसे पहले, देखो यहां पे लिखी हुई एक चीज आपने करना है, एंगेजमेंट एग्रीमेंट। ये वो एंगेजमेंट नहीं जो तुम समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, अब समझ गए। अच्छा, एंगेजमेंट एग्रीमेंट का मतलब है कि जो आप ऑडिट करने जा रहे हैं उसको ऑडिट की जबान में कहते हैं ऑडिट एंगेजमेंट। आपको एंगेज किया गया किसके लिए, ऑडिट के लिए। आपको एंगेज किया गया किसके लिए, वो कहता है बिफोर यू स्टार्ट ऑडिट आप कुछ चीजें लिख लें, एग्रीमेंट कर लें, किसके साथ, किसके साथ, क्लाइंट के साथ, क्लाइंट के साथ, जिसपे दस्तखत करेगा सीएफओ, जिसपे साइन करेगा सीएफओ। अच्छा इसके अंदर कुछ बातें होंगी, कुछ बातें होंगी। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो बनाएंगे, मतलब मैनेजमेंट बनाएगी। अच्छा एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट नहीं बनाएगी, ये नहीं लिखा होगा और मैं खुद बनाऊंगा, तो आ जाएगा सेल्फ रिव्यू थ्रेड। क्या आ जाएगा, अपने काम में गलतियां निकालोगे, मिस भी हो जाएंगी ना। कहने का मकसद ये, तो सबसे पहले अच्छा वापस से ऑडिट समझा, ऑब्जेक्टिव समझा, यूजर समझे, फिर हमने कहा भाई चलो आप ऑडिट करते नहीं, आपने कहा नहीं जब तक मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। अच्छा इंडिपेंडेंस भी हो गई, ऑडिट शुरू करूंगा, पहले एग्रीमेंट करूं। अच्छा जब एग्रीमेंट करूंगा तो ये एग्रीमेंट का अलग से पूरा चैप्टर है आपका मेरा भाई, और जिसका नाम है आइजा 210। ये आपकी कोर्स के अंदर कुछ 15 है टोटल, तो मतलब तुम्हारे 25-26 होंगे। अच्छा 210 यहाँ पे 210 ऐसा नहीं है कि 210वां ही है, शुरू 200 से हो रहा है, सही है? तो बोले 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं है, शुरू 200 से हो रहा है। खैर अच्छा भाई प्लीज सुनिए। अच्छा आइजा 200 जल्दी बताओ, आइजा 200 की मैंने बात की थी। आइजा 200 क्या है, ओवरऑल ऑडिट के बारे में बताता है कि ऑडिट होता क्या है, यूजर क्या होते हैं, सारी चीजें जार्गन मैंने बातों बातों में बताया। 210 क्या है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये पूरा चैप्टर है। अच्छा इसमें से सवाल कैसा आता है, जरा उस पर भी बात करते हैं। इसमें से सवाल ऐसा आता है कि भाई वो आपको कहेगा कि ये एंगेजमेंट लेटर में बातें लिखी हुई हैं, अब बताओ क्या ये कंप्लीट है या नहीं है। तो वो जब आप इस चैप्टर को करेंगे मेरे साथ तो आपको समझ आएगा यार इसमें ये कवर होना चाहिए था, ये कवर होना, अगेन प्रैक्टिकलिटी। फिर अच्छा बाज औकात ऐसी चीजें लिखेगा, प्लीज सुनिएगा ये बहुत फोकस के साथ, बाज औकात एंगेजमेंट लेटर में कंटेंट को कवर करेगा पर ऐसे अल्फाज लिख देगा जो कि होने नहीं चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं, वो कहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एंड ऑथराइज्ड बाय द ऑडिटर, प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी एंड ऑथराइज्ड बाय द ऑडिटर। भाई ये ईएल में लिखने की क्या, एंगेजमेंट लेटर में क्या ये लिखना चाहिए? ऑथराइज कौन करता है, सीएफओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी एक बच्चा जो जल्दी जल्दी रीड करके इसको निकाल देगा ना, वो गया, वो बोलेगा भाई ये सिचुएशन है, ये एंगेजमेंट लेटर बनाया हुआ है, ऑडिटर ने उसको लिखा है, आप बताओ ये सही है या नहीं है। या एक बच्चा बना के लाया, आप तो मैनेजर हैं, आप बताएं कि ये सही है या नहीं है। तो उसमें बड़ा केयरफुली आपने रीड करना है कि क्या इसमें वो बातें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। खैर पहली चीज मैंने आपको बताई, एंगेजमेंट लेटर में क्या लिखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाएगा, मैनेजमेंट बनाएगी। अच्छा इसमें कुछ और बातें होंगी, इसमें दूसरी बातें ये होगी जो अभी बताने वाला हूं मैं, कि हम जिस बंदे से मिलना चाहेंगे वो मिलने देगा, मतलब विद इन दी प्रीमिसेस, सही है जी। जिस बंदे से मिलना चाहेंगे वो हमें मिलने, जो इंक्वायरी करेंगे उसका जवाब
देगा। अब ये लिखना क्यों जरूरी है, पहले इस बात को समझ लो। मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हम वैसे ही तुम्हें एंगेजमेंट लेटर साइन नहीं हुआ था, हमारे पास ऑडिट था नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का, बैक इन 2016 की बात बता रहा हूँ। हम लोग चले गए कश्मीर, वहाँ पे उनकी ब्रांचेज हैं। हमने बोला घूमना है तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, वहाँ चले गए। सही जी, सारे पहुँच गए वहाँ पे। अच्छा भाई, अब हुआ ये, जब एंगेजमेंट टीम यानी ऑडिट टीम वहाँ पहुँची तो जलील करके सबको बाहर निकाल दिया। अब मैं भी खुद ट्रेनी था उस वक्त, तो जलालत भरी शक्ल लेके वापस आ गए होटल। अच्छा क्यों निकाला? एंगेजमेंट लेटर साइन नहीं था। हम उससे बात कर रहे हैं, वो उधर देख रहे हैं, हम उससे बात कर रहे हैं, वो उधर देख रहे हैं, निकाल दिया धक्के मार के। फिर समझने की बात यह है कि उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो बोला कहाँ लिखा हुआ है। मैं आपको जवाब क्यों दूं? मैं उसको बोल रहा हूँ भाई आपने जितने एडवांसेस इस ब्रांच ने जितने लोगों को लोन दिए उसकी लिस्ट दे दो। उसने बोला निकल नहीं दे रहा। तो भाई उसके पीछे क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। तो जब हम बच्चों को भेजते हैं तो हेड ऑफिस की तरफ से इंटीमेशन होती है, सबको लेटर जाता है कि ये लोग आ रहे हैं आपके पास, ये आपसे इंक्वायरी करेंगे, आपका बनता है कि आप इनको जवाब दें। तो पहले बताओ, एक वैसी ही बात है, क्या एंगेजमेंट एग्रीमेंट लाजमी है बिफोर यू स्टार्ट ऑडिट? इसलिए लाजमी है कि एफएस की जिम्मेदारी ये बताना कि आप हमें डेटा प्रोवाइड करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, और जो कंफर्मेशन, जो इंक्वायरी हम आपसे करेंगे आपने उसका जवाब देना है। और बाज़ औक़ात अरेंजमेंट फीस वगैरह सब डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर। कल को आपने ऑडिट कर लिया, समझना एक बात, ऑडिट कर लिया आपने, सही है जी, आपने बोला भाई पैसे 2 मिलियन की फीस थी, बोला कहाँ लिखा हुआ है? बोला भाई ऑडिट किया है, कहाँ लिखा हुआ है? नहीं है। तो खैर समझने की बात यह है कि सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट ऑडिट आपने इंडिपेंडेंट हो तो आपने क्या करना है? एंगेजमेंट एग्रीमेंट साइन करना है। खैर ये तो 210 में करेंगे, एथिक्स के चैप्टर में करेंगे, खाली एक व्यू है। अच्छा, जब एंगेजमेंट एग्रीमेंट भी हो गया, क्या आप ऑडिट कर सकते हैं? नहीं, अल्लाह की कसम कर सकते हैं, अब ऑडिट कर सकते हैं। बट अब ऑडिट करने से पहले, क्योंकि मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ऑडिट तो अगली क्लास से शुरू होना है, सुनिएगा। अब ऑडिट आप कर सकते हैं, बट वो कहता है बिफोर यू गो एंड एक्चुअली स्टार्ट एंड परफॉर्म ऑडिट, आपको आइडेंटिफाई करने रिस्क कि मसला कहां कहां हो सकता है। तो वो हम करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। सही है जी, तो मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़। कल नहीं है, सैटरडे को क्लास है ऑडिट की, और वो यहीं से ही उसकी कंटिन्यूटी है। सही है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीक में